हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे बीकानेर संभाग के बीकानेर ज़िले के बारे में। तो हमने कल है वो बीकानेर के बारे में कुछ सामान्य चर्चा की थी और आज है वो बीकानेर का है वो संपूर्ण अध्ययन करेंगे इस क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बीकानेर जिला दर्शन। बीकानेर जिला दर्शन, तो बीकानेर जिला दर्शन में हम बात करें तो बीकानेर क्या आता है कि बीकानेर को क्या कहा जाता है और इसके कौन कौन से शहर है वो प्रसिद्ध है, कौन कौन से शहर है वो प्रसिद्ध है। बीकानेर, बीकानेर का उपनाम क्या था? बीकानेर का उपनाम क्या है? उनका घर है। बीकानेर का उपनाम क्या है? उनका घर। बीकानेर को क्या कहा जाता है? बीकानेर को है वो ऊन का घर कहा जाता है। बीकानेर को क्या कहा जाता है? उनका घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक है वो ऊन उत्पादन की जाती है। और बीकानेर का जो प्राचीन नाम था, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश था। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश था। और बीकानेर में एक स्थान आता है बरसिंहसर। बीकानेर में कौन सा स्थान आता है? बरसिंहसर आता है। बरसिंहसर है वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर है वो लिग्नाइट आधारित है वो ताप परियोजना है। लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना बीकानेर के किस जिले में है, गांव में है? तो वो कहाँ पर है? आएगी बरसिंहसर में आएगी। कहाँ पर आएगी? बरसिंहसर में। कौन सी परियोजना है? लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना है। कौन सी? बरसिंहसर। कहाँ पर? बीकानेर में। और दूसरा स्थान आता है नोखा। दूसरा स्थान कौन सा आता है? नोखा आता है। और नोखा क्यों प्रसिद्ध है? नोखा क्यों प्रसिद्ध है? नोखा क्योंकि यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय है, उसकी प्रधान पीठ है मुकाम तालुआ नोखा बीकानेर। मुकाम कहाँ पर पड़ता है? मुकाम तालुआ है वो नोखा में पड़ता है। नोखा बीकानेर में है और यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय की है वो प्रधान पीठ स्थित है। और 29 नियम किस संप्रदाय के हैं? तो 29 नियम भी किस संप्रदाय के हैं? बिश्नोई संप्रदाय के हैं। अगला स्थान आता है दोस्तों कोलायत। कोलायत क्यों प्रसिद्ध है? कोलायत में है वो कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। तो कपिल मुनि कौन थे? तो कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन के प्रणेता है। और कोलायत है वो, कोलायत है वहीं पर ही कपिल मुनि की क्या रही है? ये तपोस्थली रही है। और कोलायत में एक कोलायत झील है। कोलायत में कोलायत झील है। और यहाँ पर पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को है वो कोलायत झील में मेला बढ़ता है। और कोलायत झील में है वो दीपदान प्रसिद्ध है। कोलायत झील का दीपदान प्रसिद्ध है। और कोलायत झील में है वो 52 घाट है। कोलायत झील में कितने घाट बने हुए हैं? तो 52 घाट बने हुए हैं। और कपिल मुनि का मेला कोलायत में बढ़ता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता है और कपिल मुनि की तपोस्थली और कोलायत झील है, जहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और इसमें मान्यता है कि इसमें चारण जाति के लोग हैं वो कोलायत झील में स्नान नहीं करते। चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते, क्योंकि करणी माता का पुत्र था, अपनी बहन गुलाब गंवर से गोद लिया हुआ, वो कोलायत झील में स्नान करते वक्त डूब गया था। तब से इसमें कोलायत झील में वो चारण जाति के लोग हैं वो क्या नहीं करते? स्नान नहीं करते हैं। तो बीकानेर में की प्रसिद्ध है मथेरण कला और उस्ता कला। मथेरण कला और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मथेरण कला और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। और बीकानेर में है हेरंब गणपति यानी हेरंब गणेश मंदिर, यानी सिंह पर सवार है गणेश जी का मंदिर। कहाँ पर है? तो वो है बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? तो वो है बीकानेर में। और बीकानेर को कहा जाता है ऊन का घर। और राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर में है। बीकानेर में कौन सी अकादमी स्थित है? राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी किस जिले में स्थित है? तो वो है बीकानेर में। और खजूर व बेर अनुसंधान, खजूर व बेर का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ पर होता है? बीकानेर में होता है। खजूर व बेर अनुसंधान भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो हमने बात की है इसमें किसकी? बरसिंहसर की, कोलायत की और नोखा की और बीकानेर की। तो आगे हम बात करते हैं कतरियासर बीकानेर की। कतरियासर क्यों प्रसिद्ध है? कतरियासर है वो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कतरियासर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? वो है जसनाती संप्रदाय। और जसनाती संप्रदाय में है वो अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाथ जी का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? कतरियासर में हुआ था। और जसनाथ जी ने जो तपस्या की थी वो गोरखमालिया पहाड़ी पर है वो कतरियासर में। गोरखमालिया पहाड़ी में तपस्या की थी किसने? जसनाथ जी ने। और जसनाथ जी के जो सिद्ध नृत्य करते हैं अग्नि नृत्य में है वो नंगे पैर
धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य करते समय ये फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। और अगला स्थान आता है लूणकणसर। लूणकणसर को है वो मूंगफली, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है। लूणकणसर में क्या है? सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन। यानी राजस्थान के किस शहर में मूंगफली उत्पादन होता है? तो बीकानेर में। और बीकानेर के भी कौन से शहर में? वो आता है लूणकणसर में। लूणकणसर में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है। मूंगफली उत्पादन होने के कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और यहाँ पर जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? लूणकणसर बीकानेर में है। और लूणकणसर बीकानेर में ही खारे पानी की झील है। लूणकणसर बीकानेर में क्या है? खारे पानी की झील है। लूणकणसर में क्या क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है। मूंगफली उत्पादन होने के कारण इसे राजकोट कहते हैं। और राजस्थान का जैतून तेल रिफाइनरी स्थापित है कहाँ पर? लूणकणसर में। खारे पानी की झील कहाँ पर है? लूणकणसर में है। अगली बात आती है, अगला स्थान आता है गजनेर। गजनेर में रेतीले तित्र हेतु प्रसिद्ध है। यानी गजनेर है वो रेतीले तित्र हेतु प्रसिद्ध है, जिसे भट्ट तित्र। और गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है कहाँ पर? गजनेर में। और अगला स्थान आता है जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ में क्या क्या प्रसिद्ध है? तो जोहड़बीड़ में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। भारत की एकमात्र कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? भी जोहड़बीड़ बीकानेर में है। भारत की एकमात्र कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? वो है जोहड़बीड़ बीकानेर में। राजस्थान का पहला गिरदों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा था? जोहड़बीड़ था। राजस्थान का पहला गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा था? तो वो था जोहड़। अगला स्थान आता है पलाना है वो लिग्नाइट कोयला आधारित विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है वो पलाना बीकानेर का है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पर मिलता है? पलाना में मिलता है। लिग्नाइट कोयला आधारित क्या है यहाँ पर? संयंत्र है पलाना में। और अगला स्थान आता है देशनोक है वो करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक में है। और करणी माता को है वो चूहों वाली देवी कहा जाता है। करणी माता है वो 151 वर्ष का जीवन जिया था। मेला व नवरात्रों में लगता है, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में। और बीकानेर की और जोधपुर की स्थापना भी करणी माता के आशीर्वाद से की गई है। तो करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है। और करणी माता के मंदिर में चूहों की देवी करणी माता का मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में। इसे चूहों की देवी कहा जाता है। काबुओं वाली करनाल्या कहा जाता है। दाढ़ी मूंछों वाली देवी कहा जाता है। और चैत्र व मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रों में लगता है। आगे बात करते हैं बीकानेर चित्रशैली के बारे में। बीकानेर चित्रशैली के बारे में बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ है वो राय सिंह के समय हुआ था। किसके समय? राय सिंह के समय भागवत पुराण व रागमाला महाराजा राय सिंह ने बीकानेर शैली में इन ग्रंथों का चित्रण करवाया था। महाराजा राय सिंह ने वो बीकानेर शैली में किन ग्रंथों का चित्रण करवाया था? तो भागवत पुराण व रागमाला का चित्रण करवाया था। और बीकानेर चित्रशैली की जो शुरुआत होती है वो भी महाराजा राय सिंह के समय शुरुआत होती है। अगली कला आती है मथेरन कला। मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मथेरन कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और कला आती है उस्ता कला है वो अनूप सिंह के काल में बीकानेर आई थी। उस्ता कला किसके काल में स्टार्ट हुई थी? अनूप सिंह के काल में स्टार्ट हुई थी बीकानेर में। बीकानेर के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम, पिता का नाम तथा तिथि फारसी भाषा में लिखते थे। यानी बीकानेर चित्रशैली की मुख्य विशेषता क्या रही है कि इसमें जो चित्रकार थे वो चित्रों के नीचे अपना नाम लिखते थे और पिता का नाम लिखते थे और तारीख सहित है वो चित्र बनाते थे। घोड़ों व ऊँटों का चित्रण बीकानेर शैली में हुआ है। घोड़ों व ऊँटों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो बीकानेर चित्रशैली में किन का चित्र हुआ है? घोड़ों और ऊँटों का चित्रण हुआ है। आगे बात करते हैं बीकानेर की हवेलियों के बारे में। बीकानेर की हवेलियाँ यानी बीकानेर में हवेलियाँ कौन कौन सी है?
तो प्रमुख हवेलियों में आता है बछाउतों की हवेली। बछाउतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो 1593 ईस्वी में 1593 ईस्वी में करण सिंह बछावत ने है वो इस बछाउतों की हवेली का निर्माण करवाया था। और ये बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। बछाउतों की हवेली है वो सबसे पुरानी हवेली है। अन्य हवेलियों में आती है मुंदड़ा हवेली है, मोहता की हवेली है, रामपुरिया हवेली है, डांगा हवेली है, मलेच्छा बागड़ी कोठारी की हवेली है, सेठिया की हवेली है, ओसवाल एवं महेश्वरी आदि प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। ओसवाल व महेश्वरी आदि प्रसिद्ध हवेलियाँ किस जिले की है? तो वो बीकानेर जिले की है। और बीकानेर जिले की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? तो वह है बछाउतों की हवेली, जो करण सिंह बछाउत के द्वारा बनाई गई थी 1593 ईस्वी में। आगे आती है छतरियाँ। तो बीकानेर के राजवंश का निजी शमशान घाट क्या कहलाता है? देवी कुंड सागर की छतरियाँ है वो बीकानेर राजवंश का निजी शमशान स्थल है। शमशान घाट कौन सा है बीकानेर के शासकों का? तो वह देवी कुंड की छतरियाँ। आगे बात करते हैं बीकानेर में कृषि के बारे में। बीकानेर में कृषि के बारे में बात करते हैं तो लूणकरसर में क्या है? मूंगफली मंडी है। और नोखा में एशिया की सबसे बड़ी किसकी मंडी है? अभी मोट मंडी है। नोखा में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मंडी किस चीज़ की है? तो मोट मंडी है। वर्ष 1978 में बीकानेर में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? जोहड़बीड़ बीकानेर में की गई थी। लूणकरसर में मूंगफली मंडी स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी मोट मंडी स्थित है। और 1978 में बीकानेर में खजूर व बेर व खजूर अनुसंधान की स्थापना की गई थी। और 1993 में है वो बीचवाल बीकानेर में है वो केंद्र शुष्क बागवानी अनुसंधान की स्थापना की गई थी। केंद्र शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? 1993 में बीचवाल बीकानेर में की गई थी। और बीकानेर में काजरी संस्था का उपकेंद्र संचालित है। बीकानेर में है वो काजरी का कितने 5 उपकेंद्र है, जिसमें से एक बीकानेर में संचालित है। आगे बात करते हैं हम गजनेर अभ्यारण्य के बारे में। गजनेर अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? गजनेर बीकानेर में है। और यह अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी, रेत का तित्र, इंपेरियल सैंडग्राउंड के लिए प्रसिद्ध है। इंपेरियल सैंडग्राउंड यानी रेत का तित्र यानी बटबड़ पक्षी। तो वो कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? गजनेर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गजनेर झील है वो गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है। पानी इतना शुद्ध है कि इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा गया। किस झील के पानी को? गजनेर झील के पानी को। अब बात करते हैं हम कोलायत झील के बारे में। कोलायत झील इस झील के पास में शाक्य दर्शन। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। और इस झील के पास में शाक्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। कहाँ पर? कोलायत झील के किनारे। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है? तो कोलायत झील के किनारे है। माना जाता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए इस झील का है वो पाताल गंगा से उत्पन्न किया था। और यह मेला यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को है वो कोलायत झील के किनारे क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मान्यता है कि चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते। पुष्कर झील की तरह इस झील में भी दीपदान प्रसिद्ध है की परंपरा है। और पुष्कर झील में भी 52 घाट है। और इस झील में भी 52 घाट है। और पुष्कर में झील पर भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और यहाँ पर भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अब बात करते हैं बीकानेर में पशुधन की। तो ऊंट अनुसंधान कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कब स्थापित किया गया था? 1984 में स्थित है। केलमल मिल्क डेयरी भी कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर 1984 में स्थापित किया गया था। और केमल मिल्क डेयरी भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। और ये रहे थे बीकानेर के प्रमुख शासक। बीकानेर के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो राव बिका था। राव बिका के बाद में राव नरा आया। राव नरा के बाद में राव लूणकरण आया। राव लूणकरण के बाद राव जेतसी आया था। और राव जेतसी के बाद में राव कल्याणमल आया था। और राव कल्याणमल के बाद में महाराजा राय सिंह आए थे। राय सिंह के बाद में महाराजा दलपत सिंह आए थे। दलपत सिंह के बाद में महाराजा सुर सिंह आए थे। सुर सिंह के बाद में करण सिंह के बाद में
अनूप सिंह के बाद में स्वरूप सिंह आए थे और स्वरूप सिंह के बाद में सुजान सिंह के बाद में जोरावर सिंह। फिर गज सिंह आए थे, गज सिंह के बाद में राज सिंह के बाद में प्रताप सिंह आए थे और प्रताप सिंह के बाद में 1787 से 1828 तक है महाराजा सूरत सिंह आता है। और फिर 1828 से 1851 तक महाराजा रतन सिंह आता है। और फिर महाराजा सरदार सिंह 1851 से 72 तक है, यानी 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था, तो सरदार सिंह था। और महाराजा डूंगर सिंह आता है 1872 से 1887। महाराजा डूंगर सिंह के समय ही क्या कि बीकानेर में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी। और महाराजा गंगा सिंह आते हैं 1887 से 1943। और महाराजा गंगा सिंह के समय गंग नहर की स्थापना, गंग नहर लाई गई थी। और महाराजा गंगा सिंह नहीं है, वो लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। तो ये था हमारा बीकानेर जिला, यानी बीकानेर संभाग का बीकानेर जिला है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ये इनकी मुख्य बातें थी। और इन शासकों के बारे में जो विस्तार से अध्ययन है वो राजस्थान के इतिहास में है, वो देखने को मिलेगा आपको। और अब अगला जिला करेंगे हम, ज़िले के बारे में बात करेंगे, वो ज़िला रहेगा हमारा गंगानगर जिला रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराना। इस चीज़ के साथ जय हिंद जय भारत।